पुराने समय की बात है। रामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी बेटी वैशाली के साथ रहता था। रामू अब बूढ़ा हो चला था। उसे अपनी जवान बेटी की चिंता रहती थी। पिताजी, दवा पी लीजिए। बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं बीमार होने के कारण तेरे लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। कितने साल से मैं लोगों के घरों पर नौकर के रूप में काम करता रहा। अगर उसी समय मैंने तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढ लिया होता तो बहुत बढ़िया रहता। पिताजी, आप मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों करते हैं? मैं शादी नहीं करना चाहती और आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। एक दिन वैशाली कुएं पर पानी भरने गई। जब वह वापस लौटी तो उसने देखा कि रामू की सांस नहीं चल रही है। पिताजी, पिताजी आंखें खोलिए। आप इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी। रामू के बगल में एक पगड़ी रखी हुई थी और पगड़ी के नीचे एक पत्र था। भाग्यशाली पत्र पढ़ती है। बेटी, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी इकलौती पूंजी ये जादुई पगड़ी है। इसे ही मैं तेरे लिए छोड़े जा रहा हूँ। इसे पहनकर तुम अपना रूप बदल सकती हो, लेकिन केवल मुसीबत के समय ही इसका इस्तेमाल करना। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि इस जादुई पगड़ी का असर केवल दिन में ही रहता है। हे जादुई पगड़ी, मुझे अपने पिता जैसा बना दे। वैशाली रामू बन जाती है। कुछ दिनों बाद वैशाली के घर में अनाज समाप्त हो गया। उसके पास पैसे भी नहीं थे। अब मैं क्या करूं? ये जादुई पगड़ी तो केवल रूप बदल सकती है, पैसे तो दे नहीं सकती। मुझे कहीं नौकरी ढूंढने जाना चाहिए, लेकिन एक लड़की को कौन नौकरी देगा? इसीलिए मैं लड़के का रूप धारण कर लेती हूँ। वैशाली एक लड़के का रूप धारण करती है और नौकरी की तलाश में निकल पड़ती है। वैशाली घूमते घूमते सीतानगर पहुँच गई। सुनिए, क्या आपको नौकरी के लिए किसी आदमी की जरूरत है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वैशाली नहीं, विशाल है। वैशाली को एक बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी के पास नौकरी मिल जाती है। वैशाली बहुत मेहनत से काम करती और दुकान पर आने वाले ग्राहकों से बहुत सम्मान के साथ पेश आती। जब से विशाल दुकान पर आया है, मेरा धंधा काफी बढ़ गया है। इसकी पगार दुगनी कर देता हूँ। वैशाली बहुत ध्यान से सूरज डूबने से पहले ही दुकान छोड़कर घर आ जाती थी, क्योंकि सूरज डूबते ही पगड़ी का असर खत्म हो जाता और वह अपने असली लड़की रूप में आ जाती थी। कुछ महीने तो सब कुछ ठीक चलता रहा। वैशाली अच्छे पैसे कमा रही थी, लेकिन गड़बड़ तब शुरू हुई जब व्यापारी की बेटी विशाल को चाहने लगी। व्यापारी की बेटी संध्या दुकान पर अपने पिताजी को खाना पहुंचाने आती थी। विशाल, क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ, मैं घर से ही खाना खाकर आता हूँ और फिर सीधे लौटकर घर पर ही खाता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी खाना बनाकर ला सकती हूँ। क्या तुम आज मेरे साथ हमारा घर देखने चलोगे? नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने वाली है। चले जाओ विशाल, ग्राहकों को मैं संभाल लूंगा। व्यापारी भी चाहता था कि विशाल की शादी उसकी बेटी से हो जाए। उस दिन वैशाली को संध्या के साथ उसके घर घूमने जाना पड़ा। व्यापारी का घर बहुत बड़ा था। घूमते घूमते वैशाली को वहाँ शाम हो गई। सूरज बस डूबने ही वाला था। अब मुझे जाना होगा। लेकिन तुमने अभी पूरा घर नहीं घूमा। मैं फिर कभी आ जाऊंगा, अभी मुझे जाना होगा। तुम रात में यहीं रुक सकते हो। नहीं, मुझे जाना ही होगा। वैशाली वहाँ से भाग गई और सीधे अपने घर आकर रुकी। हे भगवान, आज तो बाल बाल बचे। वैशाली को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह खुद एक लड़की थी, इसलिए यह संभव नहीं था कि वह व्यापारी की बेटी से शादी कर लेती, और अगर वो व्यापारी को सच्चाई बताती है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। नौकरी तो मैं नहीं छोड़ सकती, और अगर व्यापारी ने शादी के लिए पूछा तो कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। व्यापारी जब भी वैशाली
यानी विशाल से शादी की बात करता, वैशाली किसी न किसी बहाने बात को टाल देती। एक दिन व्यापारी ने अपनी बेटी से कहा, ये विशाल अपने बारे में कुछ बताता क्यों नहीं और खुद से जुड़ी कोई भी बात स्पष्ट क्यों नहीं करता? आज शाम को तुम इसके पीछे जाना और पता करना कि ये कहाँ रहता है। उस शाम संध्या विशाल के पीछे पीछे जाती है और वह उसे रूप बदलते हुए देख लेती है। संध्या का दिल टूट जाता है। वह सारी बात जाकर अपने पिताजी को बता देती है। ये कैसे हो सकता है? अगले दिन वैशाली जब विशाल के रूप में दुकान पर पहुंची तो व्यापारी ने उससे कहा, तुम कौन हो, लड़की या लड़का? सही सही बताओ, वरना धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगा। वैशाली पगड़ी उतारकर अपने असली रूप में आ जाती है और रोने लगती है। मैं लड़की हूँ, लड़कियों को कोई नौकरी नहीं देता, इसलिए पैसे कमाने के लिए मैंने लड़के का रूप धारण किया। मेरे पिताजी ने ये जादुई पगड़ी मुझे दी थी। कृपया मुझे काम से मत निकालिए, मेरे घर पर कोई नहीं है। इतने दिनों से तुम हम दोनों को उल्लू बनाती रही। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं ये समझ लेता हूँ कि आज से मेरी एक नहीं बल्कि 2 बेटियां हैं। लेकिन अब इस जादुई पगड़ी का इस्तेमाल मत करना। बीरपुर गांव में रमन नाम का किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। रमन के तीनों बेटे बहुत आलसी थे। तीनों में से कोई भी कुछ काम धंधा नहीं करना चाहता था। मैं खेत पर जा रहा हूँ। तुम तीनों में से मेरे साथ खेत पर कौन चल रहा है? पिताजी, मैं शौचालय जा रहा हूँ, मेरा पेट खराब है, सुबह से 5वीं बार जाना पड़ रहा है। पिताजी, मैं सूसू करने जा रहा हूँ, मेरे पेट में पथरी हो गई है, डॉक्टर ने बार बार सूसू जाने को बोला है। और तुम्हें क्या बीमारी हो गई है? पिताजी, मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आज मेरा मंगलवार का उपवास है और आप तो जानते हैं कि उपवास वाले दिन कठोर परिश्रम करना उचित नहीं। आखिरकार रमन खेत पर अकेले ही काम करने गया। दोपहर में उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर पहुंची। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम क्यों आई? उन नालायकों में से किसी को भेज देती। तीनों अजय देवगन की पिक्चर देख रहे हैं, दिल जले। पता नहीं इन तीनों का क्या होगा। पूरा गांव इनके निकम्मेपन के बारे में जानता है, इसलिए तीनों में से एक के लिए भी शादी का कोई रिश्ता नहीं आ रहा। जवानी में सभी लड़के आलसी होते हैं, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। रामकली की बुआ के घर से रिश्ता आया है। एक दिन रमन भैंस खरीदने बजरंगपुर के बाजार जा रहा था। उसने अपने बेटों से कहा, मैं बजरंगपुर जा रहा हूँ, 2 दिन लौटने में लगेंगे। तुम्हारी माँ बीमार है, ध्यान रखना, टाइम से दवा देते रहना। पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाइए, ये दोनों माँ का पूरा ध्यान रखेंगे। रात में तीनों भाई जब टीवी पर फिल्म देख रहे थे तो उनकी माँ ने उन्हें पुकारा, राम, श्याम, कोई मुझे दवा दे दो। श्याम, जा माँ को दवा देकर आ। शिवा, तू दवा देकर आ माँ को। मेरा नाम तो माँ ने पुकारा ही नहीं, मैं क्यों जाऊँ? तीनों आपस में लड़ते रहे और माँ को दवा देने कोई नहीं गया। माँ की एक दिन की दवा छूट गई। अगले दिन माँ ने फिर उन्हें पुकारा, राम, मुझे दवा दे दे। ये माँ भी मेरे ही पीछे पड़ गई है। इधर दिल वाले का एंड चल रहा है और उधर कोई दवा देकर आए। राम जल्दी से कमरे में जाता है। उसका पूरा ध्यान फिल्म पर लगा हुआ था। कौन सी दवा दूं? ये गुलाबी वाली गोली रवीना टंडन की तरह सुंदर लग रही है। इसे खाकर माँ जल्दी ठीक हो जाएगी, इसे ही दे देता हूँ। राम जल्दी से माँ के मुंह में गोली रखकर पानी डाल देता है। अगले दिन 3-4 लोग रमन को घर पहुँचाने आए। क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं, दिल का दूसरा दौरा पड़ चुका है, फिलहाल ठीक हो। रमन जब कमरे में जाकर अपनी पत्नी को देखता है तो पत्नी की सांसें नहीं चल रही थीं। अरे बेवकूफो, क्या तुमने अपनी माँ को दवा नहीं दी? पिताजी, मैंने दवा दी थी, वो गुलाबी वाली गोली। हे भगवान, वो गोली तो गेहूं और धान में डालने के लिए होती है, जिससे उसमें घुन न लगे। तुम तीनों की लापरवाही से तुम्हारी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। रमन बहुत चिंतित था।
क्योंकि वो जानता था कि तीसरा हार्ट अटैक आने पर वो जिंदा नहीं बचेगा और तब उसके तीनों लड़कों को जीवन बिताने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना होगा। उसने अपने तीनों लड़कों को बुलाया और उनसे कहा, मैंने तुम तीनों से एक बात छिपा के रखी थी। मेरे पिता यानी तुम्हारे दादा ने मुझे एक खेत दिया था जो हर 6 महीने बाद सोना देता है। तुम तीनों कुछ काम धाम तो करते नहीं हो। उस खेत को खोदकर उसमें से सोना निकाल लेना। दादाजी का सोना देने वाला खेत, हम तो माला माल हो जाएंगे। सोना पाने के लिए तीनों भाई कुल्हाड़ी उठाकर खेत की तरफ दौड़ पड़े और पूरा खेत खोद दिया, लेकिन खेत में उन्हें सोना कहीं भी नहीं मिला। ये क्या, पिताजी ने तो कहा था कि इस खेत में सोना मिलेगा। तीनों भाई वापस घर पहुँचे, लेकिन रमन तब तक दुनिया छोड़कर जा चुका था। पिताजी उठिए, पिताजी आंखें खोलिए, आप हमें ऐसे धोखा देकर नहीं जा सकते। रमन की खटिया के पास 3 मटके रखे हुए थे। उन मटकों में बीज थे। तभी रमन का पड़ोसी राजू वहाँ आता है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम्हारा खेत असलियत में सोना देता है, लेकिन फसल के रूप में। ये तीनों मटके उठाकर ले जाओ और बीज खेत में डाल लो। तीनों लड़कों ने बीज खेत में डाल दिए। 6 महीनों बाद उनके खेत में बहुत बढ़िया फसल उगी। उन फसल को बेचकर तीनों भाइयों को अच्छे पैसे मिले। अब मैं समझ गया कि पिताजी ने खेत में सोने की बात क्यों कही थी। सोना पाने के लालच में हमने पूरा खेत खोद डाला, नहीं तो हम कभी खेत नहीं खोदते। अगर खेत नहीं खुदता तो हम उसमें बीज भी नहीं डालते, और अगर उसमें बीज नहीं पड़ता तो हमें फसल भी नहीं मिल पाती, और फसल बेचकर हम पैसे हासिल नहीं कर पाते। तीनों लड़के अपने पिताजी द्वारा दिया गया सबक सीख जाते हैं और आलस छोड़कर मेहनत से अपना जीवन बिताने लगते हैं।